नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज 2-3 बातें आपसे करूँगा, हमेशा की तरह 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, जिसमें आप मोहम्मद यूनुस एक तरफ हैं और दूसरी तरफ हमारे मोदी जी हैं। अब ये ऐसा हम लोगों को माना जाता है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है और वो चीन भी डर गया उनसे, पाकिस्तान भी डर गया। बट अब एक छोटा-सा देश बांग्लादेश हमें काफ़ी परेशान कर रहा है और जो वजह है इसकी वो यही है कि वहाँ पे मोहम्मद यूनुस जी आ गए, हसीना शेख को वहाँ से निकाल दिया गया, वो दौड़कर भारत आ गईं, उन्हें आगे कहीं जाना था, तो वो हमारे यहाँ टिक गईं, अब वहाँ पे सब पॉलिटिक्स बदल चुकी है। हमारी तरफ से रिस्पॉन्स कुछ खास जा नहीं रहा है। आए दिन वहाँ से अजीब-अजीब से वक्तव्य आते हैं, धमकियाँ भी आती हैं। बांग्लादेश जैसा एक कंट्री हम शायद सुन रहे हैं उनकी बात फिलहाल क्योंकि अमेरिका उनके साथ है। अब हमारे यहाँ पे मैंने कल एक पोस्ट डाली थी देखी थी जिसमें हमारे यहाँ पे सब लोग चिंतित है कि वहाँ हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है और वी शुड फाइट अगेंस्ट देम और अगर हम नहीं कर रहे तो हमने आँखों पे पट्टी लगा रखी है। मैं एक स्लाइड और दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ मैंने डेटा लिया है अलग-अलग साइट से कि कितने लोग हमारे यहाँ पर अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में जिनकी डेथ हुई है। पहला कॉलम आप देख लीजिए फार्मर सुसाइड का है। 11 साढ़े 11,000 फार्मर 2022 में इन्होंने केवल सुसाइड किया था। जे-एंड-के में ये डेटा मैं हमेशा देता रहता हूँ, सिविलियंस मर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल मर रहे हैं, टेररिस्ट की आप बात छोड़ दीजिए। मणिपुर में इस सिविलियंस की डेथ हुई है, सिक्योरिटी पर्सनल की हुई है, फिर माओइस्ट इंसर्जेंसी इसमें भी सिविलियन मरते हैं और सिक्योरिटी पर्सनल मरते हैं। लेकिन जो हाइलाइट किया जा रहा है, वो ये है कि 2200 केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश, 112 पाकिस्तान में और हमें कुछ करना चाहिए। तो मेरा आपसे बस यही प्रश्न है कि एक तो हम हिंदुइज्म को ज़्यादा उसकी वजह से वरीड है क्या ये वरी होना चाहिए कि ये देश एक और दुश्मन हमारे साथ खड़ा हो रहा है, हमारे रिलेशनशिप पहले से ही अच्छे नहीं है पड़ोसियों से, तो उस लिस्ट में अब बांग्लादेश भी आ गया। आनंद। अजय, लेट्स टॉक बांग्लादेश। बांग्लादेश फर्स्ट। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि वो देश हमसे दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा है कि हम उससे दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हु इज एक्टिंग, हु इज रिएक्टिंग, कौन कौन कर रहा है और उसके रिएक्शन में कौन क्या कर रहा है, इसको समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन उस पे आने से पहले मैं इसलिए इसको बताना शुरू कर चाहूंगा कि अभी बताया गया कि कुवैत गए हैं मोदी जी, जो 30 साल बाद की, 35 साल बाद की, 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गया। मोदी जी यूएई बहुत जा रहे थे। मोदी जी अमेरिका के बाद जो 3-4 देश जो सबसे ज्यादा मोदी जी ट्रेवल किए, 7 या 8 बार, उसमें यूएई है, फ्रांस है, जापान है, अगर इफ माय मेमोरी गोज करेक्ट। लेकिन यूएई नंबर 2 पे है अमेरिका के बाद। अच्छा, अमेरिका तो बहुत बार इसलिए भी जाना पड़ता है कि वहां पे बहुत सी यूएन का कभी है या ये है, इसलिए जाना पड़ता है। लेकिन यूएई मोदी जी इतना क्यों जा रहे हैं, उसका एक एक्सप्लेनेशन मैंने और आपने साथ में किया था जब कीनिया का मिस्टर नेल्सन वाज देयर, जो वहां के जिन्होंने उस स्कूप को निकाला और फिर लोगों ने वो पढ़ के वहां के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने, डॉक्टर गोटे, उन्होंने फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया अडानी जी का। अब होता क्या है कि भारत में आप कुछ भी खोदेंगे ना धरती को थोड़ा सा, वहां आपको अडानी ही लिखा नजर आएगा हर चीज में। और खास करके अगर इंटरनेशनल इश्यूज है तो वो अडानी जी हैं ही वहां पे। बिना अडानी जी के आपको कोई भी इंटरनेशनल इश्यूज, जहां पे हमारे थोड़े संबंध अच्छे या बुरे हैं, दोनों केसेस में। यूएई सबसे ज्यादा गए मोदी जी। यूएई जो कीनिया के राष्ट्रपति और मोदी जी की ओवरलैपिंग विजिट हो रही थी,
वो फिर वहां से हिंदुस्तान आ रहे थे। तो ये 2+2 करने का आप अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात लागू हो रही है बांग्लादेश के ऊपर भी। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में हुआ ये कि ऑपोजिशन को वो उनका देश था, उनका, वो अच्छा चलाती है बुरा चलाती है, अपने से इससे कोई लेना देना, इतना ही लेना देना है कि अगर वहां पे एक अच्छी सरकार, अस्थिर सरकार होती है, अगर वहां पे मिलिट्री रूल होता है तो हम भी उससे अफेक्टेड होते हैं। हमारा बॉर्डर अस्थिर, मतलब हमारे बॉर्डर पे कुछ थोड़ा दिक्कत रहती है। जैसे हम लोग बहुत समय तक नेपाल की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहते थे कि ये तो बफर स्टेट है अपना, लेकिन जब से हमने नेपाल पे ध्यान नहीं दिया और जब से हमने, चीन ने वहां ज्यादा अपना दखलंदाजी बढ़ाई, तो आज हम उस तरह से इत्मीनान से नहीं हम नेपाल के लिए। अगर आपको याद हो तो उत्तराखंड के पास की कुछ बॉर्डर हैं जहां पे हम लोगों को ये कहा गया कि भाई उन्होंने अतिक्रमण किया है, इत्यादि इत्यादि। अब बांग्लादेश के बारे में सही बात यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना जी ने के रिजीम के समय अडानी साहब का वहां बहुत इंटरेस्ट हो गया था, और अडानी साहब ने एक अजीब तरह का एक प्रोजेक्ट लगाया। उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया गोड्डा में पावर प्लांट, झारखंड, इंडिया में बिजली सप्लाई होगी 100% 100% बांग्लादेश में, इंडियन सरकार के लिए नहीं। उसकी वजह से उन्होंने बहुत से चीजों में कंसेशन भी लिया, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी टैक्स हो, वाई इनकम टैक्स, एनी टैक्स। कोयला वो ला रहे थे ऑस्ट्रेलिया से। हिंदुस्तान में, झारखंड में, जहां पे इस देश का शायद सबसे ज्यादा कोयला रिजर्व है, या वन ऑफ द हाईएस्ट होगा, अगर इफ नॉट द फर्स्ट तो फर्स्ट पहले 2-3 स्टेट में होगा, वहां से कोयला पावर उत्पन्न करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है हिंदुस्तान में सारा पोल्यूशन, सारा वो पावर प्लांट यहां बन रहा है, और उसके बाद बिजली जा रही है बांग्लादेश। जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय बांग्लादेश के पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी बिजली पैदा करने की, वो उनकी उस समय की जरूरत से ज्यादा थी। तो उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने भाई, अब चूंकि कंट्री टू कंट्री है, आपने कहा नहीं ये तो होगा ही होगा। और एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें यह बताया गया कि जो हमारी इनपुट कॉस्ट होगी उसमें कुछ प्लस करके आपको दिया जाएगा। हुआ क्या? आपने अपने कोयले को, ये तो जग जाहिर है, वो उड़ीसा, गुजरात तक जो सरकार है वो इनसे पैसा वापस मांग रही है। ये अपने कोयले को, जो 100 रुपए का कोयला, उसको 400 रुपए करके बेचने लगे। ओवर इन्वेस्टिंग करते हैं, सबको पता है। इन्होंने वो कोयला अपना मंगाया, अपने यहाँ बिजली पैदा की, सारे टैक्स कंसेशन लिए और भेज दिया वहां। इनकी जो बिजली है वो 14 रुपए कुछ पैसे पर यूनिट है। बाकी बिजली जो हिंदुस्तान से ही जा रही है वो कुछ 5-6-7 रुपए पर यूनिट है। ये दुगने से ज्यादा रेट पे वहां बिजली बेच रहे हैं। अब ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था विद शेख हसीना के रहते हुए बांग्लादेश सरकार से। और अगर आप इस समय देखिए तो बहुत स्पष्ट होता है, बांग्लादेश में सिर्फ एक यही कारण नहीं था, शेख हसीना के ऊपर बहुत से आरोप और थे कि वो भाई लोकतंत्र को ठीक से लागू नहीं कर रही थी, डिसेंट को वो नहीं कर रही थी, जेल में डाल रही थी। वो मैं उस पर नहीं, मैंने उस पर बहुत से एपिसोड भी किए, मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं। इंटरनल हालात ऐसे बने कि शेख हसीना को इस्तीफा देके वहां से भागना पड़ा, और वो इस्तीफा देके ओवरनाइट वो आ गए हिंदुस्तान। यहां तक भी बिल्कुल ठीक है भाई, भारत का एक पुराने वो थी, अगर राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आ जाए। अगर उस समय आपको याद हो, इनकी जो सगी बहन है शेख मुजीब की, जो दूसरी लड़की है, वो यूनाइटेड किंगडम में जो अपने यहाँ एमपी होते हैं, उनके यहाँ जो भी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां की, ये हुआ कि ये वहां इंग्लैंड जाएंगी। और फिर इंग्लैंड उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे आप नहीं आ सकती। इनकी सगी बहन, इनका लड़का अमेरिका में है। फिर ये हुआ कि नहीं, यूके जाएंगी और वहां कुछ घंटे रह के इनको किसी दूसरी ऐसी कंट्री भेज दिया जाएगा जहां से ये वापस नहीं बुलाई जा सकती हैं बांग्लादेश। अंतोगत्वा हुआ कुछ नहीं। और भारत ने किसके कहने पे किया होगा? सरकार कौन चला रहा है? पार्लियामेंट कौन चला रहा है? ये कहते कहते हम लोग अडानी जी चला रहे हैं। अब इसमें अडानी जी का इंटरवेंशन हुआ। शेख हसीना को कहा गया कि वो हिंदुस्तान में ही रुक जाएंगे। शेख हसीना हिंदुस्तान रुक गए। अब आप वहां दूसरी सरकार आ गई,
उस दूसरी सरकार ने आके सब कुछ करने के बाद ये कहा कि अब तो हम मुकदमा चलाएंगे, जो शेख हसीना के समय जो जो यहाँ गड़बड़ हुई है, जो जो घूसखोरी हुई है, जो जो हेरा फेरी हुई है, हम उसको जरा जानना चाहेंगे, हम तो मुकदमा चलाएंगे। यहां तक भी सही था। उसके बाद शेख हसीना जी ने एक एक बांग्लादेश में एक चला कि वो हिंदुओं के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, जिसकी आपने स्लाइड भी दिखाई थी, जिसमें आपने बताया था कि 2022 में 47 हिंदू के उस पे हमला हुआ, 2023 में वो बढ़ के 302 हो गया, और 2004 में इस साल करीब 2200 से ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं जहां पे हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है। अब भाजपा की सरकार को लगा कि अगर कोई बांग्लादेश का कोई मुसलमान जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष रह चुका उससे बुलवाओ, तो शेख हसीना जी को जो भारत में है, जहां पे रहने का कोई मतलब नहीं था उनका, वहां से इनसे एक टेलीवाइज कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया के लिंक के थ्रू अमेरिका में जो बांग्लादेशी हैं उनके पास विजया दिवस करके वहां पे एक इवेंट कराया गया, और जहां पे उन्होंने बांग्लादेश की प्रेजेंट रिजीम को सारी गाली दी। आपको कराने की क्या जरूरत थी? वाई यू परमिटेड हर? आप अगर चुपचाप किसी को असाइलम टाइप चीज कुछ दे रहे हो, असाइलम तो नहीं है, लेकिन अगर आप चुपचाप किसी को रोके हुए हो, तो आपको भी समझना चाहिए कि भाई पड़ोसी तो बांग्लादेश है। शेख हसीना आएंगी चली जाएंगी, मुजीब आए थे चले गए थे, इंदिरा गांधी हैं आज नहीं है, राजीव गांधी थे आज नहीं है, तो आपसे तो उस देश से ताल्लुकात है ना। तो आप उस देश का जो प्रेजेंट जो भी उसके सरकार है, आप उससे अपने अच्छे संबंध रखिए। ये लोग पार्टी बन गए, पार्टी बन करके इन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, आप उन्होंने भारत की धरती से शेख हसीना ने बांग्लादेश की प्रेजेंट सरकार के अगेंस्ट जहर उगलना शुरू किया। ये क्या जरूरत थी? आप बिल्कुल मना कर सकते थे कि भाई हमारी धरती से आप ये सब मत करिए, आप चुपचाप रहिए। लेकिन इनको था कि वो उनसे ये कहलवाएंगे, उनसे कहलवाएंगे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो इससे हिंदू और वो होंगे, देखो देखो, वो तो वहां तक शेख हसीना तक कह रहे हैं। असली मामला ये है कि अडानी साहब इनको जानते हैं कि इनको वापस ना भेजा जाए। अब बांग्लादेश ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है भारत सरकार को दे दी है कि भाई फॉर इंटीग्रेटिंग हर फॉर अ ट्रायल वी नीड शेख हसीना इन बांग्लादेश। अब आप फंस गए हैं। फंस इसलिए गए हैं कि अगर ये बांग्लादेश जाती हैं और ट्रायल शुरू होता है तो स्पष्ट हो जाएगा कि अडानी जी को कैसे दिया गया, और उस अडानी जी का जो बढ़ी हुई बिजली दर पे बिजली खरीदी जा रही है, उसके बेनिफिशियरीज कौन कौन है, ये 100% हो जाएगा अगर ये जाके इनके ऊपर ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो इनको भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि अडानी जी के पैसे के बेनिफिशियरी अगर बांग्लादेश में तार निकलेंगे तो उसके मालूम नहीं किसके किसके नाम आ जाएंगे, कौन कौन और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री जी और संतरी जी लोगों का नाम आ जाएगा, तो उनको वहां भेजने नहीं देंगे अडानी जी। अब ऐसे माहौल में बांग्लादेश ने अगर कहा है कि भाई हमारे यहां से एक व्यक्ति है जो क्राइम करके भागा है, उसको हमें वापस दीजिए। आप अगर नहीं देते हैं तो आप एक उस देश से आप अपने संबंध खराब करने की राह पे चल पड़े। भाई आप उस देश के प्रेजेंट सरकार का जो दुश्मन, हम विपक्षी नहीं कह रहे हैं, जो उसके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, ये भी यहां से उतना ही जोर से है, तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है। आप उनको अगर नहीं सौंपेंगे तो आपके रिश्ते 100% उस सरकार से खराब होने जा रहे हैं। आप सौंपेंगे तो नहीं। अब दूसरा लोग कह रहे हैं कि नहीं रास्ता ही निकाला जाएगा कि इनको भारत से हटा दिया जाएगा, कहीं ऐसी कंट्री में भेजा जाएगा जहां से इनको वापस डिपोर्ट करना आसान ना हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से भारत सरकार का ये बहुत ही बचकाना और बहुत ही अनप्रोफेशनल, अनडिप्लोमेटिक और राष्ट्रहित में नहीं है ये जो निर्णय करके इनको यहां रोका गया है। अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, वो अलग बात है। और उसके पीछे एक ही कारण है कि अडानी जी की पोल खुल जाएगी अगर ये बांग्लादेश वापस चली गई तो। अजय जी जी आनंद, अब मैं आता हूं आज के दूसरे जो टॉपिक है उस पर। हमारे यहाँ इलेक्शन के नियम सडनली बदलने की बात शुरू हो गई। मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा देना। ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में महमूद पाशा जी का एक उन्होंने केस किया हुआ था, जिसमें ये बोला गया इलेक्शन कमीशन को कि इनको सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, और उसके बजाय सरकार ने वो नियम ही बदल दिया। बदलाव बहुत छोटा सा है लेकिन उसके फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं, जो बेसिकली ये बताता है। नियम जो बदला है वो बहुत छोटा सा है कि
केवल वो ही चीज़ आप देख सकते हैं जो इस रूल में वो लिस्टेड हो डॉक्यूमेंट। अब जब ये नियम बना था उस समय सीसीटीवी होता नहीं था, फुटेज होती नहीं थी, तो वो ऑब्वियसली उस समय लिस्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी। अब ये बहुत बड़ा डिसीजन है। ये उसी तरह से है जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन इन्होंने एक बार बदलने की कोशिश की थी, उसी तरह की कोशिश अब है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ऑपोज़िशन को ये थोड़ा स्ट्रांगली लेना पड़ेगा। मतलब इसमें अगर कोर्ट वोर्ट जाना है टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट, नहीं तो ये आपको इलेक्शन में और भी धीरे-धीरे कुछ भी नहीं आपको उस पे सामने आएगा। आनंद। देखिए, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इसका जो बैकग्राउंड आपने बता ही दिया कि सारा मामला ये था कि हरियाणा में लोगों को विश्वास नहीं था जिस तरह से वोट बढ़े थे। हरियाणा के इलेक्शन के बाद महमूद प्राचा जी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट गए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत विरोध किया कि हम ये नहीं देंगे, बिकॉज दी पर्सन, मतलब प्राचा जी के लिए नीदर ही वाज अ कैंडिडेट नॉर ही इज अ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। तो ये किस इनकी लोकल स्टैंडी क्या है? लेकिन फिर सरकार ने कहा कि नहीं नहीं भाई, अरे माफ कीजिएगा, कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, इनको दे देना होगा। और 6 हफ्ते का समय दिया। 9 दिसंबर को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ऑर्डर हो गया कि 9 दिसंबर का 6 हफ्ते के अंदर आप ये सारी सूचनाएं मोहम्मद प्राचा जी को दीजिए। ये भी स्पष्ट है कि बीजेपी हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू हाइड। उसको बहुत चीजें छुपाने के लिए वहां बहुत कुछ है बीजेपी के पास। वो वहां पे मेरे हिसाब से अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो सारी चीजें खुलेगी। अगर मामला खुल जाएगा तो साफ हो जाएगा कि कहां और कैसे बेईमानी हो रही है। सिर्फ सीसीटीवी ही नहीं, मतलब अब उन्होंने ये कहा कि 1961 का रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, उसके जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैसे कराया जाएगा उस पर उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया और बता दिया कि जो पेपर स्पेसिफाइड हैं वही पेपर अफेक्टेड पार्टी ले सकता है। और वो उन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब उसमें वो नहीं मिले। सीसीटीवी, जैसा आपने कहा कि अब वो पेपर्स में नहीं आता है, उसकी जो डेफिनेशन है, तो इसलिए वो सीसीटीवी तो नहीं देंगे। घबराहट ये हो गई क्योंकि महाराष्ट्र में इन्होंने उसको फिर से रिपीट किया, उसी फॉर्मूले को, जो अभी बहुत क्लैरिटी किसी के पास नहीं है कि ये बढ़ते कैसे हैं। लेकिन डाउट सबको है, सबको लग रहा है कि ये जो भी निर्णय आया है ये सही निर्णय नहीं है। उसके आपको मैं मतलब सुन के ताज्जुब होगा, जो एक मुझे कल ही पता लगा, पहले नहीं पता था। पहले ये था कि अगर आपको किसी बूथ पे ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है और उसमें आप जो मशीन है जो कैप्चर कर रही है हर वोट को, उसको आप फ्रीज कराना चाहते हैं, तो रिकाउंटिंग जिसको बोलेंगे, उस रिकाउंटिंग के लिए कि मशीन ने कुछ गड़बड़ किया, आप वीवीपैट को भी, सारे वीवीपैट को गिनवाएंगे। उसका जो मेरी समझ थी, कल कोई कह रहा था, वो करीब 50-52 हजार रुपए या 48 हजार रुपए पर बूथ आपको जमा करना होगा। मोटे तौर पे एक विधानसभा में मोटे तौर पे करीब 500 बूथ होते हैं। ये सब मैं बहुत मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं। तो अगर 50,000 एक में आपको करना है तो 10 में आपको करना होगा 5 लाख, 100 में करना होगा 50 लाख, और अगर 500 में करना है तो 2.5 करोड़ रुपए तो केवल आपकी फीस हो जाएगी। और उसमें पहला रूल ये था कि फिर हम इसको आपके सामने करेंगे और अगर कोई गड़बड़ी निकली तो फिर आपका पैसा वापस हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उसमें भी अमेंड किया गया, धीरे से वो अमेंडमेंट कर दिया गया। अब ये कहा गया कि नहीं नहीं, ओरिजिनल कुछ नहीं होगा, उसको हम वॉश आउट कर देंगे, उसको बिल्कुल हम साफ कर देंगे वो डेटा निकाल के। और फिर इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित 2 अधिकारी उसमें मॉक पोल डालेंगे, करीब 100-150। तो अगर वो 100-150 में ये रीडिंग आई कि वो गलत जगह जा रहा है, तब आपका पैसा वापस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि वो संभव ही नहीं है कि वो हो पाए। अब ऐसे में महाराष्ट्र इलेक्शन आ गया। महाराष्ट्र इलेक्शन में और स्पष्ट हो गया, इस पे सबने बिल्कुल वो कर लिया कि कुछ हेराफेरी हो रही है। और बीजेपी उसी बात से, बीजेपी सरकार डरी हुई है। उसको ये लगता है कि अगर कोर्ट का एक बार ऑर्डर हो गया, अब उसमें भी कई नुक्ते हैं। जैसे ये ऑर्डर 9 दिसंबर का है कि आपको दिखाना पड़ेगा। 20 दिसंबर का सरकार ने रूल्स चेंज किए हैं, तो क्या 9 दिसंबर का जो ऑर्डर हो गया था वो इस पे गवर्न होगा कि उनको दिखाना पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के ले दे के बात यही है कि लोगों के मन में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता 0 से भी कम, नेगेटिव में हो गई है।
और ये तो इस देश को तय करना होगा, यहाँ के लोगों को तय करना होगा कि वो कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। वो तो आने वाला समय बताएगा। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये हो रहा है ये बिल्कुल ब्लेटेंटली मोदी जी और बीजेपी सरकार ना कोई कागज दिखाना चाहती है, ना कुछ और करना चाहती है। वो जैसे हो गया उसी को वो बेईमानी कैसे हुई है बहुत अभी स्पेसिफिक नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के मन में बिल्कुल शंका है। लोग इससे कन्विंस नहीं है कि आप अपने मन से वोट बढ़ा दे रहे हैं जब आप चाह रहे हैं। तो शंकाएं तो बहुत हैं अजय जी। आनंद, अब मैं तीसरा अंतिम क्वेश्चन, थोड़ा निर्मला सीतारामन पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से उनके जितने मीम्स बन रहे हैं जीएसटी को लेकर वो हम सब ने देखे हैं। उनका जो स्टेटमेंट भी है, वो जो उन्होंने दिया है, वो शायद किसी की समझ में भी नहीं आता है कि वो बोलना क्या चाहती हैं। जो उन्होंने कार कार का रीसेल के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। बात ये, मैं आपको एक दो स्लाइड दिखाता हूँ कि असली सिचुएशन देश की अर्थव्यवस्था की मैं 2 ही पॉइंट यहाँ दिखा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पर आनंद ग्राफ है। एक लाल वाला पर्सनल इनकम टैक्स का है और ब्लू वाला कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का है। जब से बीजेपी सरकार आई है, कॉर्पोरेट टैक्स निरंतर कलेक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कलेक्शन गिरता रहा है, और इस साल आके पहली बार शायद हमारा पर्सनल इनकम टैक्स हैज क्रॉस द कॉर्पोरेट टैक्स। और यहाँ मैंने लिखा है कि किस तरह से मिडिल क्लास इतनी बुरी तरह परेशान है। हेल्थ केयर है, जॉब्स नहीं है, फूड इन्फ्लेशन है, और यहाँ पर डॉलर जो है वो रुपए की कीमत गिरती जा रही है। छोटा सा मैंने यहाँ एनालिसिस किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल में 1.3% पर ईयर गिरा। मनमोहन सिंह के टाइम में ये 3% प्रति साल ईयर गिरा, और मोदी जी के टाइम में ये 4.1% इनके 10 साल में डॉलर की कीमत, डॉलर महंगा हुआ, रुपया गिर गया। तो नॉट ओनली विद इन द कंट्री हमारे इंपोर्ट्स महंगे होते जा रहे हैं, और मैटर ऑफ टाइम है, आप देखिएगा अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, टिकट बढ़ेगा। और ये सब छोड़ के निर्मला सीताराम पड़ी है भुट्टे के दाने के पीछे कि मैं उसको टैक्स कर दूं, उस पर बढ़ा दूं, या मतलब डोंट यू थिंक दिस इज सच अ नॉनसेंसिकल इश्यू फॉर अ फाइनेंस मिनिस्टर कि आप जाके पॉपकॉर्न के ऊपर लगे हुए हो कि वहां वहां पे अगर चीनी मिला दी तो इतना कर दो। मतलब हंसी भी आती है और रोना भी आता है। हम किस तरफ लोगों का ध्यान बटाते जा रहे हैं। आनंद, अजय, पहली चीज तो ये है कि आपको हंसी और रोना आता है, मुझे तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता है। तो तीनों चीजों का मिक्स है, क्योंकि एट टाइम्स यू फील कि व्हाट दीस पीपल आर डूइंग विद द कंट्री। मुझे ये लगता है कि एक तो निर्मला सीतारमण जी को जो एक बिल्कुल ट्रेट ऑफ बीजेपी का है, जिसमें आप मोनोपोली कर सकते हैं, ट्रेडमार्क में रजिस्टर हो सकती है बीजेपी, वो उनकी एरोगेंस है। एरोगेंस जितनी बीजेपी के नेताओं में, और खास करके अगर वो मंत्री जी हो गए हैं तो फिर कहना ही क्या। उसकी वन ऑफ द टॉर्च बेयरर्स ऑफ एरोगेंस इज निर्मला सीतारमण। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो आप देश में जो इनइक्वालिटी की बात हो रही है, वो आपने जो पहली फिगर दिखाई थी जहां पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स घट रहा है, पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ रहा है, वो उसको कुछ समझने के लिए बहुत आपको मुश्किल चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सबको पता है कि कोरोना काल में जब सारे लोगों की नौकरी गई, जब सारे लोगों की इनकम घटी, तब इस देश का जो सबसे बड़ा धन्ना सेठ है वो और धन्ना सेठ हो गया। अडानी जी की जो फिनोमिनल ग्रोथ है वो उस कोविड टाइम में है। ये बात मैं इसलिए रेस कर रहा हूं कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है, वो कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं कम हो रहा है, द रेट ऑफ टैक्स, कॉर्पोरेट को कितना लोन वेवर हो रहा है वो भी एक बात है। क्योंकि आप सारे लोन वेवर वहां कर रहे हैं, इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि देखिए किसान फिर आ गए, फलाना आ गए, उनको एमएसपी चाहिए, एमएसपी को नहीं फीसिबल है। अगर एमएसपी नहीं फीसिबल है तो ये कैसे फीसिबल है। दूसरी जो आपने डॉलर की बात कही है, एक तो डॉलर की अब जो दशा है वो इतनी, मतलब एज अ कंट्री इट इज इन बैड शेप। दूसरा, अमेरिका की धमकी लगातार है कि हिम्मत भी मत करना कि डॉलर की जगह तुम किसी और करेंसी के साथ अगर वो करोगे तो ऐसी, मतलब इस समय तो वो धमकी दे रहा है भाई। ट्रम्प इज गिविंग यू वार्निंग्स, ही इज थ्रेटनिंग यू।
तो वो थ्रेटनिंग उधर है ही। लेकिन मुझे ये लगता है कि निर्मला सीतारमण जी को थोड़ा ये समझना होगा कि जब आप ये काम कर रही हैं तो वो शायद, मैं कोई इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं कोई कॉमर्स का, लेकिन एक मोटे तौर पे इतना समझता हूं कि अगर आप डीजल या पेट्रोल का प्राइस बढ़ाते हैं तो उससे वो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। वो सब्जी, दूध, अनाज, राशन, पानी सब महंगे होते हैं। तो अभी भी जब आज की तारीख में आपको 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है जिससे वो जीवन यापन कर सके, तो आपके इस एक्शन से जो आपने बताया कि किस तरह से बढ़ाने की बात है, अगर ये दाम बढ़ते हैं तो आपको 80 की जगह हो सकता है 90 करोड़ लोगों को सपोर्ट देना पड़े, क्योंकि आप फिर कुछ लोगों को नीचे ढकेलेंगे। जो पॉलिसीज बन रही हैं, बिल्कुल साफ लग रहा है कि पॉलिसीज केवल और केवल कॉर्पोरेट को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं। आम आदमी या गरीब आदमी या जो थोड़े मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है उसके लिए कोई इस तरह की सहूलियत नहीं है। हर तरफ जीएसटी किस तरह से लगा लिया जाए, किस तरह से जीएसटी, इसी जुगत में रहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत जरूरत है, और मोदी जी जितनी जल्दी इसको रियलाइज कर लें, ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर यू माइट, आपका क्राइटेरिया ये जरूर हो सकता है कि यू मस्ट हैव अ फेथफुल मिनिस्टर, लेकिन 2-4 विभाग ऐसे होते हैं जहां से फेथफुल से ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। तो निर्मला सीतारमण जी माइट बी, मतलब 200% फेथफुल टू मोदी जी, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी के पास या बीजेपी के संपर्क में बहुत अच्छा, मतलब यू डोंट हैव अ स्पेशलिस्ट ऑफ इकोनॉमी जो इकोनॉमी को ड्राइव कर सके। जो सबसे बड़ी यूपीए का था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप चूंकि अर्थशास्त्री थे, तो वो हर चीज का रिपरकशन समझ के काफी कुछ उन्होंने इस देश को किनारे लगाने का काम किया था। निर्मला सीतारमण जी एक तो ना कनेक्ट है, ना सीखना चाहती हैं, ना सोचना चाहती हैं, और ये छोटे छोटे साइड शोज करके कि भुट्टे का दाम, मैं तो ये खाती ही नहीं हूं, मैं तेल, वो इस तरह की बातें करने से मेन इशू से ध्यान भटकाना चाहती हैं। लेकिन इशू वही है कि आप जब तक आम आदमी के को ध्यान में रखते हुए कोई सोशल वेलफेयर का कार्यक्रम या कुछ इस आर्थिक कार्यक्रम नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप कंसेशन केवल और केवल कॉर्पोरेट को देंगे। आप जो अभी की पॉलिसी है उसमें कॉर्पोरेट को जिस तरह से टैक्स की छूट दी जा रही है वो उन्हीं को मिलेगी, और जो आम आदमी है वो धीरे धीरे उसका दायरा और बढ़ता जाएगा। आज 80 करोड़ हैं जो अनाज मांग के खा रहे हैं, कल 90 करोड़ होने से कोई रोकना जरा मुश्किल होगा। अजय जी आनंद, जो आपने टिप्पणी की मंत्री के बारे में, निर्मला सीतारामन के बारे में, आई थिंक दैट अप्लाइज टू मेनी मोर पीपल इन द प्रेजेंट कैबिनेट। वो अकेली नहीं है इसमें, मतलब कोई और मंत्री दिखता भी नहीं है एक आध को छोड़ के, और जो कोई सक्षम मंत्री भी हैं वो मुंह चुप करके बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में इतना ही वक्त है, फिर मैं अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे आनंद। थैंक यू वेरी मच। जी, आप सबका भाई इस चर्चा में भाग लेने के लिए, जो लोग इसको देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, और देखते रहिए। थोड़ा हम लोगों को भी अच्छा लगता है जब आप इसको प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।